हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम काव्य शास्त्र पढ़ रहे हैं और काव्य शास्त्र का ये अंतिम टॉपिक है मनोविश्लेषणवाद, जिसके प्रतिपादक है वो सिगमंड फ्राइड है। वैसे ये जो टॉपिक है वो हमारे मनोविज्ञान से संबंधित है, परंतु हमारे जो काव्य शास्त्र है हिंदी का, उसके अंदर इस टॉपिक को ऐड कर रखा है। तो हम इसको अच्छे से देखेंगे तो ये टॉपिक हमारे मनोविज्ञान के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है और हमारे हिंदी के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमने जो काव्य शास्त्र के जितने भी टॉपिक थे उसको क्रम से किया है, उसके सारे वीडियो है वो मेरे YouTube चैनल पे है, जिसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है फर्स्ट ग्रेड के नाम से। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर उसको अच्छे से वॉच कर सकते हो। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक किया करें, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें, जो फायदा आपको मिल रहा है अपने दोस्तों को भी मिल सके। बिना समय गंवाए हम शुरुआत करते हैं मनोविश्लेषणवाद की। तो देखिए, मनोविश्लेषणवाद है वो हमारे सिगमंड फ्राइड यानी प्रवर्तक इसके है वो सिगमंड फ्राइड है। तो पहला एक क्वेश्चन तो एक ये बनता है कि मनोविश्लेषणवाद है उसके प्रवर्तक कौन है, तो वो सिगमंड फ्राइड है। इस मनोविश्लेषणवाद की महान त्रि का मतलब तीन, फ्राइड, एडलर और यूंग, यानी तीन जो विद्वान है जो महत्वपूर्ण है जिसको इसको आगे बढ़ाया, यानी तीनों को ही मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक माना जाता है, फ्राइड, एडलर और यूंग। परंतु आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक है, उस टाइम आपको सिगमंड फ्राइड करना है, सिगमंड फ्राइड करना है। दूसरी बात, आपसे पूछा जाए कि जो मनोविश्लेषणवाद की जो महान त्रि है उसके अंदर कौन कौन से विद्वान शामिल है, जैसे फ्राइड, एडलर, यूंग, एक नाम कोई दूसरा दे देगा, तो ये तीन नाम आपको अच्छे से दिमाग में रखने। एडलर और यूंग है वो फ्राइड के शिष्य थे, दोनों फ्राइड के शिष्य थे। ये दोनों शुरुआत में फ्राइड के साथ थे, परंतु बाद में इन्होंने अपना अलग सिद्धांत बना लिया। तीनों क्या थे, एक जगह थे, परंतु बाद में इनके विचारों में जो भिन्नता आई तो ये अलग होकर, जिस प्रकार हमने सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य के बारे में पढ़ा है, तो सिद्धों से ही नाथों का उदय हुआ है, यानी नाथ है वो सिद्धों से ही निकले थे। तो अब सिद्धों और नाथों की बात आ गई, हमने पीछे हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ा है, तो आप मेरे को बताइए सिद्धों की संख्या कितनी है और नाथों की संख्या कितनी है, आप मेरे को कमेंट करके बताइए, पीछे वाला आपको कितना याद रहा है। आगे देखिए, फ्राइड का सिद्धांत मनोविश्लेषणवाद यानी साइको एनालिसिस, एडलर का सिद्धांत है, एक मिनट थोड़ा ऊपर करते हैं, एडलर का जो सिद्धांत है वह व्यष्टि मनोविज्ञान, इंडिविजुअल साइकोलॉजी, और यूंग का सिद्धांत है विश्लेषण मनोविज्ञान, एनालिटिकल साइकोलॉजी। तो ये तीन जो सिद्धांत है, पहले जो क्या थे, मनोविश्लेषणवाद में काम करते थे फ्राइड, एडलर और यूंग। बाद में इन्होंने अलग अपना सिद्धांत बनाया, तो फ्राइड है वो तो मनोविश्लेषणवाद के हो गए, एडलर है उन्होंने व्यष्टि मनोविज्ञान, व्यष्टि का मतलब व्यक्ति होता है, व्यष्टि का मतलब व्यक्ति होता है, और व्यष्टि का जो हम विलोम शब्द की बात करें तो समष्टि होता है, ठीक है, समष्टि, समष्टि यानी समाज हो जाता है, तो व्यक्ति का समाज हो गया, तो व्यष्टि और समष्टि। यूंग है इन्होंने विश्लेषण मनोविज्ञान का जो सिद्धांत दिया। तो तीनों जो अलग अलग सिद्धांत हो गए, तो इनका याद रखना आपको, एडलर का व्यष्टि मनोविज्ञान हो गया और यूंग का विश्लेषण मनोविज्ञान हो गया, जिनको आगे हम ज्यादातर इसके अंदर हमारे मनोविश्लेषणवाद दे रखा है, तो मनोविश्लेषणवाद है वो सिगमंड फ्राइड का है। तो इनका ज्यादा मैटर आपसे क्वेश्चन पूछने की कम संभावना है, सिगमंड फ्राइड से ही एक आध जो क्वेश्चन पूछेंगे वो यहाँ से पूछ लेंगे। बाकी जो यूंग और जो एडलर है उनके बारे में जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट बनते हैं, चार पांच जो पॉइंट है वो हम पीछे की ओर देख लेंगे। अब बात करते हैं सिगमंड जो फ्राइड का सामान्य परिचय, यानी इनसे संबंधित जो क्वेश्चन बनेंगे। इनका जन्म की बात करें तो 1856 ईस्वी में वियना ऑस्ट्रिया में हुआ था। मृत्यु की बात करें तो 1938 में। तो जन्म और मृत्यु है वो याद करनी है, ये क्वेश्चन है पूछे गए हैं, मनोविज्ञान में पूछे गए हैं हमारे, ठीक है। तो मनोविज्ञान के हिसाब से भी हमारे जो फर्स्ट पेपर है उसके अंदर मनोविज्ञान एड है, तो उसके भी क्वेश्चन आएंगे, तो याद आपको करना है। चाहे हिंदी के हिसाब से करो, वहां पर आपको पूछेगा नहीं कि हिंदी वाले टॉपिक में आपने मनोविज्ञान का ये याद करके आए हो, या फिर मनोविज्ञान वाले जो जीके वाले पेपर के हिसाब से, क्योंकि आपको ये याद होना चाहिए सिगमंड फ्राइड का जब नाम आए। तो इनका जन्म 1856 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु है 1938 ईस्वी में थे, और वियना ऑस्ट्रिया में हुई है। इन्होंने मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो इनके 40 साल के अनुभव पर आधारित था, यानी 40 साल का जो अनुभव था
ठीक है, उन अनुभव को इन्होंने इस जो मनोविश्लेषणवाद जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के अंदर प्रतिपादित किया है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जैसे किताब होती है तो आदमी को किताब क्यों पढ़नी चाहिए। जैसे महान जो लोग होते हैं, महान जो व्यक्तित्व के धनी होते हैं, उनकी जो लिखी हुई किताबें हैं उनको हमें क्यों पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए, इसका आंसर है कि जब कोई किताब लिखता है तो जैसे मान लिया कोई व्यक्ति है 40 वर्ष की उम्र के अंदर किताब लिख रहा है, 40 वर्ष की उम्र में उसकी किताब है कोई प्रकाशित हुई है, तो जो भी वो किताब या उपन्यास कहानी जो भी है तो उसके अंदर उन्होंने जो 40 वर्षों में जो अनुभव हासिल किया है वो अनुभव हमारे को। तो अब जैसे मान लिया हमने 5 विद्वान है, 5 विद्वानों की जो 40-40 वर्ष के हो गए, 5 विद्वानों की हमने किताबें पढ़ी 5, और उसके कितने 200 वर्ष हो गए, तो उसके 40-40 वर्षों का अनुभव हमारे अंदर आ गया। ठीक है, तो कहने का मतलब किताबें पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, इसलिए आदमी को किताब पढ़ते रहना चाहिए। ये ऑस्ट्रिया में न्यूरोलॉजी के डॉक्टर थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। ये ऑस्ट्रिया में क्या थे, न्यूरोलॉजी के डॉक्टर थे। इन्होंने अपने सिद्धांत में मन के 3 रूप बताए। इन्होंने जो सिद्धांत दिया उन्होंने कहा कि जो मनोविश्लेषणवाद है वो मन पर आधारित है। ठीक है, तो इन्होंने उस सिद्धांत में मन के 3 बताए। ये मन का आकारात्मक मॉडल है, आकार यानी जो इन्होंने दिया कि मन का आकारात्मक मॉडल कि मन का जो आकार है वो किस प्रकार है, तो इन्होंने 3 बताए। पहला जो बताया वो बताया चेतन मन, चेतन मन इसको बताया इन्होंने 1/10। 1/10 का मतलब हो गया कि हमारा जो चेतन मन, जैसे वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में ये हमारा चेतन मन काम कर रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आपको सामने जो चीजें दिखाई दे रही है वो तो ये सारी चेतन मन में है, तो ये हमारे सामने वर्तमान में, इसका जो वर्तमान की स्थिति से मतलब होता है, तो वर्तमान में जो घटित हो रही, तो ये कह रहा है ये मन का हमारा जो 10% है उसका 1% भाग है, यानी 100 में से बात करें तो 10, 100 में से 10, तो ये इतना ही होता है हमारा मन जो वर्तमान में स्थिति है। आगे देखिए, फिर होता है अर्धचेतन मन और एक होता है अचेतन मन। तो ये हमारे 3 प्रकार इन्होंने बताए। अब इनको थोड़ा विस्तार से हम देख लेते हैं। चेतन मन क्या है, ठीक है, इस मन का संबंध वर्तमान से होता है जो मैंने भी आपको ऊपर बताया, और ये मन का 1/10वां भाग होता है। ठीक है, इसी में व्यक्तित्व जागृत अवस्था में होता है, यानी जैसे हम जागृत अवस्था में अभी वर्तमान में हमारे सामने जो भी घटनाएं घट रही है ये सारी चेतन मन के अंदर काउंट होती है। जैसे पढ़ना, हम लिखना, कोई देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये जो सारी सामान्य जो बातें होती है हमारे सामने जो घट रही है ये सारी चेतन मन के अंदर काउंट होती है, और ये हमारे मन का 1/10वां भाग होता है, यानी 1% ही होता है। दूसरा बताया इन्होंने अर्धचेतन मन, इसके नाम से ही पता चल रहा है, अर्ध का मतलब आधा चेतन है। ये चेतन और अचेतन के बीच की अवस्था है, क्योंकि बीच में आ रहा है चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। अचेतन का मन का दूसरा नाम अवचेतन मन भी है, ठीक है, तो ये चेतन और अचेतन के बीच की अवस्था है, ना तो वो चेतन है और ना ही अचेतन है। इसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व न तो पूरी तरह से जागृत होता है और न ही पूरी तरह से अचेतन अवस्था में होता है, बीच की सी अवस्था होती है। फ्राइड का कहना है कि इस अवस्था में व्यक्ति में वह इच्छाएं होती है जो कुछ प्रयास करने पर उसको चेतन मन में लाया जा सकता है। यानी का मतलब हम कई बार ऐसी चीजें होती है, जैसे बात करें हम बाहर से हम आए और मोटरसाइकिल को हमने खड़ा किया, खड़ा करके हम घर में आए, घर में आकर किसी टेबल पे हमने मोटरसाइकिल की जो चाबी होती है उसको हमने रख दिया। अब रखने के बाद में हमने 10-15-20 मिनट के लिए वहां पर रुके और अब हम वापस जाना चाह रहे हैं। अब हमारे दिमाग में वो चाबी जहां पे रखी थी वो बातें गुम हो गई है कि हमने चाबी कहां पे रखी थी। अब उसको हम थोड़ी देर के लिए बैठ के सोचते हैं, वापस प्रयास करते हैं, भाई हम चीज तो भूल गए, थोड़ा प्रयास करते हैं, तो उस प्रयास करने से वो चीजें वापस हमारे दिमाग में आ जाती है और हमें पता चलता है कि हम वहां से आए थे और आते हमने टेबल पे रखी थी। तो वो कुछ समय के लिए भूल जाते हैं और वापस थोड़ा प्रयास करते हैं तो उसको वापस याद दिला सकते हैं। ऐसा ही हमारे एग्जाम में होता है कि एग्जाम में जब हम पेपर देने के लिए जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जब प्रथम बार किसी क्वेश्चन को हम देखते हैं तो हमारे को आंसर ऐसा लगता है यार इसका आंसर तो हमारे को नहीं आ रहा है, और फिर थोड़ा बहुत हम
बारीकी से सोचते हैं, फिर इधर उधर एनालिसिस करते हैं कि यहाँ कहाँ पर पढ़ा था हमने, वहां देखा था, फिर ऐसे पढ़ा था, वो पढ़ा, ऐसे करते करते उसका आंसर हमारे दिमाग में आ जाता है। तो अर्धचेतन का मन वही है कि आधा चेतन अवस्था में और आधा अचेतन अवस्था में कुछ प्रयास करते हैं, तो जो भूली हुई चीजें उसको वापिस हम ला सकते हैं हमारे दैनिक जीवन में। अवचेतन मन को सुलभ स्मृति के नाम से जाना जाता है। अवचेतन मन को सुलभ स्मृति के नाम से भी जाना जाता है। आगे अचेतन मन, ये मन का 9/10वां भाग होता है। यानी कहने का मतलब जो हमारा मन है उसका सबसे ज्यादा और मोस्ट इंपोर्टेंट भाग है, सबसे ज्यादा यही होता है, 9/10वां भाग होता है। क्योंकि चेतन मन तो क्या है, 1% ही होता है। 9% वो अचेतन मन होता है जो सबसे महत्वपूर्ण है। सारी चीजें वो अचेतन मन में ही रहती है। सिगमंड फ्राइड ने चेतन मन और अर्धचेतन मन से ज्यादा महत्वपूर्ण अचेतन मन को माना है। जो दो ऊपर हमने पढ़े चेतन और अर्धचेतन, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो अचेतन मन है। और ये मानना है सिगमंड फ्राइड का, क्योंकि इन्होंने ही इस मन के तो 3 जो हमारे को भाग बताए हैं। फ्राइड का मानना है कि ये दमित इच्छा, अतृप्त इच्छा, काम शक्ति, लिबिडो का भंडार होता है। कि दमित इच्छा का मतलब है कुछ जो हमारी जिंदगी में जो कुछ घटनाएं घटती है और उसको हम पूरा नहीं कर पाते, तो वो जो हमारी अधूरी जो इच्छाएं होती है वो हमारे इस मन के अंदर है, वो विराजमान रहती है। जो काम शक्ति होती है वो भी हमारे इसी के अंदर रहती है, अचेतन मन में। फ्राइड का कहना है कि बाहरी व्यवहार को देखकर किसी के आंतरिक मन का पता नहीं लगाया जा सकता। और ये महत्वपूर्ण बात है, सभी के ऊपर लागू होती है। जिस प्रकार हम बोलते हैं साधारण सी भाषा में कि कोई इसके ललाट पे लिखा हुआ थोड़ी है, कोई चीज है। जैसे मान ले कोई एक आदमी, कई बार होता है कि कुछ गलत काम कर जाता है, तो हम कहते हैं कि ऐसा लगता तो नहीं था, ऐसा लगता तो नहीं था। यानी एक साधारण सा आदमी, सिंपल सा आदमी, कई बार होता है कि वो एक सीधा साधा आदमी था, फिर भी उसने कहीं जैसे कोई गलत काम कर दिया, जैसे बलात्कार कर दिया, चोरी कर दी, और भी बहुत सारे है, मारपीट कर ली, तो हमारे को ऐसा लगता है कि यार ऐसा बंदा था नहीं, ऐसा लगता तो, परंतु वो सामने हमारे को दिखाई नहीं था। उसके मन के अंदर क्या भाव चल रहे। दो व्यक्ति जब आपस में बातें करते हैं तो भी हम सिर्फ बाहरी जो बोलता है वही समझ पाते, अब उसके अंदर क्या चल रहा है हमारे प्रति वो हम नहीं जान पाते हैं। ये एक विशेष टेक्निक होती है जिसके द्वारा कई होते जो मन को पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो वो एक अलग टेक्निक होती है। बाकी बहुत सारी कंडीशनों में यही होता है कि हम साधारण सी भाषा में उसको नहीं समझ पाते हैं। और ये फ्राइड का मानना, ये फ्राइड ने बताया जो अचेतन मन के अंदर उसके अंदर मौजूद होता है। फ्राइड ने मन की तुलना बर्फ के टुकड़े से की है। बर्फ के टुकड़े से मतलब होता है कि जैसे इतना बड़ा एक बर्फ का टुकड़ा है, एक बर्फ का टुकड़ा है, जब इसको पानी के अंदर डालते हैं, इसको पानी के अंदर डालते हैं तो ये क्या होता है कि जैसे ये पानी है इस प्रकार, ये सारा इधर पानी है नीचे, तो ये पूरा बर्फ का टुकड़ा है, ये पानी के अंदर रहता है, सिर्फ इतना ऊपर वाला हिस्सा वही दिखाई देता है, ये ऊपर वाला इतना ही दिखाई देता है। अब ये पूरा पानी के अंदर डूबा हुआ, तो ये कह रहा फ्राइड ने मन की तुलना बर्फ के टुकड़े से की। हमारा जो मन है वो पूरा डूबा हुआ पानी में, जो 1% जो चेतन मन है वो ऊपर वाला इतना ही दिखाई देता है, जिस प्रकार वो बर्फ पानी से बाहर दिखाई, बाकी पूरा जो मन है वो तो अचेतन मन है जो इस प्रकार पानी में डूबा हुआ रहता है। मन का गत्यात्मक या संरचनात्मक मॉडल, ठीक है, ये तो आकारात्मक मॉडल था जिसके अंदर चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन थे। अब जो गत्यात्मक या संरचनात्मक मॉडल है उसके भी इन्होंने अलग अलग भाग किए, तो इसके भी इन्होंने 3 भाग बताए। इसके भी सिगमंड फ्राइड ने 3 रूप बताए हैं। आगे देखिए, इनका मानना था कि मूल प्रवृत्तियों से जो मानसिक विकार, यानी मूल जो प्रवृत्तियां, इसका जो सिद्धांत है वो मैकडूगल ने दिया था, हमारे मनोविज्ञान में है ये। तो इन्होंने जो मैकडूगल ने, इन्होंने जो 14 मूल प्रवृत्तियां बताई है। इनका मानना था कि मूल प्रवृत्ति से जो मानसिक विकार उत्पन्न होते हैं, मूल प्रवृत्ति जो मानसिक विकार उत्पन्न होते हैं, उनका समाधान के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है वे सभी गत्यात्मक या संरचनात्मक मॉडल में शामिल किए जाते हैं। यानी जो मैकडूगल ने 14 जो मूल प्रवृत्तियां बताई थी, अब इनका जो मानना क्या था, जो हमारी मूल प्रवृत्तियां है, ठीक है, उनमें जो मानसिक विकार उत्पन्न होते हैं, मन के जो विकार उत्पन्न होते हैं, उनका जो समाधान किया जाता है, उन समाधान के जो
महत्वपूर्ण जो पॉइंट होते, जो साधन होते, उनका प्रयोग किया जाता है, वो सारे गत्यात्मक या संरचनात्मक मॉडल में शामिल किए जाते। तो इन्होंने वो 3 बातें बताई, इनके भी इन्होंने 3 प्रकार ही बताए। पहला जो प्रकार है वो है उपाहित। ये इसको अच्छे से आपको दिमाग में रखना है, उपा और ईद दोनों एक ही है। इसका संबंध व्यक्ति के अचेतन मन से है। अचेतन का मतलब जो हमने 3 नंबर में पढ़ा, यानी चेतन मन, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। तो उपा और इद है, इसका संबंध हमारे जो चेतन मन होता, अचेतन मन होता है उससे होता है। जो अचेतन मन का मतलब है जो 9वां भाग है, 2/10 हमने देखा था, 9/10। तो कहने का मतलब मन का जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा जो भाग है वो अचेतन ही है। तो उपा और इद है वो अचेतन मन से संबंध रखते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका उपा या इद का संबंध किससे है, तो अचेतन मन से, अर्धचेतन मन से या चेतन मन से, तो उसका अचेतन मन से। ये व्यक्ति के अंदर का पशु होता है, पशु होता है जो अंदर बैठा हुआ होता है, हमारे को दिखाई नहीं देता है, और इस पर व्यक्ति का कोई नियंत्रण नहीं होता है। व्यक्ति नियंत्रण भी नहीं कर पाता है। कई बार जैसे मान लिया गुस्सा आ जाता है, तो गुस्सा अंदर से भरा हुआ होता है, इतना तेज होता है, फिर उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते। ये काम प्रवृत्ति का भंडार होता है, जो हमें जो दमित इच्छाएं, ये काम प्रवृत्ति है वो इसके अंदर होती है। इसको इच्छाओं की जननी कहा जाता है। ये सारे पॉइंट महत्वपूर्ण है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा जो उपाय या इद इनसे संबंधित, तो ये अचेतन मन से संबंध रखता है, ये काम प्रवृत्ति का भंडार होता है, ये इच्छाओं की जननी होती है। एक पॉइंट को दूसरा दे देंगे, ठीक है। जैसे मान लिया यहाँ पर ये चेतन मन से संबंध रखता है, तो वो गलत अलग जाए। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, तो इसको एक एक पॉइंट को आपको अच्छे से दिमाग में रखना है। सारे पॉइंट है उपाय या इद से संबंध है। इसका संबंध शेष अवस्था से होता है, जो बचपन होता है वो शेष अवस्था से होता है इसका संबंध। ये आनंद सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है। आनंद सिद्धांत का मतलब, जैसे मान लिया हम बात करें, कोई भी जब कोई गलत काम करता है, जैसे एक हम चोरी की बात करें, एक बलात्कार की बात करें, तो आदमी चोरी करता है तो उसको कुछ चीजें पता नहीं होती है, वो सिर्फ एक ही दिमाग में होता है कि चोरी करके पैसे आ जाएंगे, फिर हम अच्छे से मौज करेंगे, आनंद करेंगे। अब इसका दिमाग इतना नहीं चलता है कि जब हम चोरी करेंगे तो बाद में, चोरी करने के बाद में किसी को पता चलेगा, हम पकड़े जाएंगे, तो हमारे को जेल हो सकती है, हमारे साथ कुछ मारामारी हो सकती है। तो इसका दिमाग इसके अंदर नहीं होता है। मतलब पशु की तरह, पशु क्या करता है, जैसे किसी के खेत में गया तो उसको पता नहीं चलता कि किसान को पता चल जाएगा वो हमारे को मारेगा, क्या करेगा, बस उसको सिर्फ इतना ही दिख रहा है कि वो फसल दिख रही है, वो फसल हमारे को खानी है। ऐसा ही इसमें होता है कि ये पशु की तरह होता है, ये मन होता है, तो इसको कुछ नहीं दिखाई देता है, इसको सिर्फ एक आनंद आना चाहिए। जो जैसे बलात्कार होते, तो बलात्कार जितने भी बलात्कारी है उनसे बाद में जाकर आप पूछना कि वो इतना पश्चाताप करते हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बाकी जिस टाइम बलात्कार कि उनके अंदर जो भावना पैदा होती है, इच्छा पैदा होती है, उस टाइम उसको कुछ पता नहीं होता है कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए वो गलतियां हो जाती है। तो ये पशु होता है, इसके अंदर वो व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता है। अचेतन मन, तो आप समझ गए होंगे, उपा और इद है, उसका मन अचेतन मन से संबंध होता है, और ये शेषव काल का जो इसका संबंध, जो शेषव अवस्था उससे है। आनंद सिद्धांत के आधार पर यह कार्य करता है। इसमें उचित अनुचित का कोई संबंध नहीं होता है, यानी ये नहीं समझता है क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या गलत है, क्या सही है, बस इसको तो सिर्फ आनंद आना चाहिए। उस आनंद के लिए चोरी कर सकता है, किसी के साथ मारपीट कर सकता है, किसी के साथ बलात्कार कर सकता है, यानी जितने भी जो गलत काम होते हैं वो ये कर सकता है अपने आनंद के कारण, यानी स्वार्थी भावना से संबंध रखता है इसका, ठीक है। तो समझ गए आप, आगे देखिए। आगे अहम या ईगो, इसका संबंध वास्तविकता से होता है। वास्तविकता मतलब अहम, ईगो। जो हमारी वर्तमान की स्थिति की बात करें तो वर्तमान में इसमें चेतन मन था, वर्तमान में क्या था, चेतन मन था। वास्तविक जो हकीकत क्या है, ये उचित अनुचित में समायोजन करने का कार्य करता है, यानी ये इतना सोचने की शक्ति रखता है कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये काम हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये तो ये उचित अनुचित में बीच में समायोजन करता है, यानी इसको ये पहले से पता हो जाता है कि ये काम, जैसे मान लिया अभी आपके एग्जाम है, ठीक है, तो एग्जाम तो अभी मान के चले जून में तारीख दे रखी है, हमारे फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम की तो तारीख है वो बता रखी है 23 जून से, ठीक है, स्टार्ट होंगे। तो वो तो एग्जाम की तारीख दे रखी है। अब हम वर्तमान में हैं, हम वर्तमान में ये लगा सकते हैं कि हमारे लिए क्या उचित रहेगा, क्या अनुचित रहेगा। तो अनुचित ये रहेगा कि हम जैसे पढ़ नहीं रहे हैं,
तो ये अनुचित है, और हम अभी से पढ़ रहे हैं तो हमारी ये उचित है। तो ये जो सोचने की जो सकता है, दोनों में जो समायोजन यानी जो तालमेल बैठाने का काम है, ये हमारा जो वास्तविक मन है वो करता है। जो 1% है वो ये सोचता है कि हमारे को अभी पढ़ना चाहिए, पढ़ेंगे तो ही हमारे को एक उचित रिजल्ट मिलेगा। तो उचित अनुचित बीच में जो समायोजन का जो कार्य है वो अहम या ईगो होता है वो करता है। और जो हमारी इच्छाएं होती है उस पर नियंत्रण करता है। नियंत्रण करता है कहने का मतलब, इच्छा का मतलब है अभी पढ़ रहे हैं और पढ़ते वक्त हमारे को नींद आने लगती है, तो उस नींद आने पर ये उस पर कंट्रोल करता है कि यार अभी हम सो जाएंगे तो आगे हमारा एग्जाम है, एग्जाम में हमारा सिलेबस कवर नहीं होगा। तो ऐसी जो बातें, इस पे जो नियंत्रण करने का, ये हर सेक्टर में, ये एग्जाम का मैंने उदाहरण लिया, हर सेक्टर में ये काम करता है। ठीक है, तो ये जो सोचने की जो हमारे को सिर्फ इसको समझना है, जरूरी नहीं है जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं वही एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आए, ऐसा नहीं होता है। ये सिर्फ समझने वाली है कि ये इस प्रकार की जो भावना है वो सोचने का काम करता है। जो हमारे वास्तविक जीवन से जो घटित घटनाएं होती है उस पे ये तालमेल बैठाने का काम करता है। क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए, ये जो विचार है इस पर ये पाबंदी करने का, कंट्रोल करने का काम करता है। इसका संबंध बाल्यावस्था से होता है। ऊपर वाले का जो अचेतन मन था, अचेतन मन था, जो उपा और इदम, देखिए इसका संबंध है वो बाल्यावस्था। ऊपर वाले का जो उपा और इदम था उसका संबंध है वो शेषवावस्था से था और वो अचेतन मन से था। और अहम और जो ईगो है इसका संबंध चेतन मन से और ये बाल्यावस्था से। ये अहम आंशिक रूप से चेतन, आंशिक रूप से अवचेतन या अर्धचेतन तथा आंशिक रूप से अचेतन होता है। कहने का मतलब इसमें तीनों ही गुण होते हैं। तीनों ही गुण का मतलब कैसे, हम इसको थोड़ा समझ रहे। अहम आंशिक रूप से चेतन, तो चेतन का मतलब तो जो वास्तविकता से ये संबंध रखता है, हकीकत जो वर्तमान में जो घटित घटना हो रही है उससे संबंध रखता है कि हमारे को। अब जो आंशिक रूप से अवचेतन का मतलब जो आ गया कि जो अर्धचेतन और अवचेतन ये किए, तो ये सोच रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो इसका भी ज्ञान आधा आधा होता है। अर्धचेतन भी है भाई हमारे को ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और चेतन का मतलब वास्तविकता से जो संबंध है, जैसे मान लिया हमारा एग्जाम है तो एग्जाम हमारे को दिखाई दे रहा है, इसके बारे में अच्छे से हम सोच पा रहे हैं, चेतन मन में आ गया। अवचेतन या अर्धचेतन का मतलब हो गया कि अब हमारे को पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, तो हमारे में ये विवेक है कि हमारे को पढ़ना चाहिए वरना हम एग्जाम में कुछ नहीं कर पाएंगे, वहां पर हम फेल हो जाएंगे। तो ये जो दोनों की भावना। तीसरी बात है आंशिक रूप से अचेतन भी होता है। अचेतन का मतलब ये कभी कभार ऐसा भी सोच लेता है कि कई बार होता है ना हमारे को, जब जब हमारे को नींद आने लगती है भयंकर, फिर एग्जाम है, पढ़ना है, सिलेबस पूरा नहीं हुआ, तो कई बार ऐसा सोचता है कि यार रहने दो यार, सभी को छोड़ो, सो जाओ आराम से। तो कहने का मतलब ये तीनों ही गुण होते हैं इसके अंदर। ये आंशिक रूप से चेतन भी है, अचेतन भी है और अर्धचेतन भी है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं प्रहा। इसमें व्यक्ति ये महसूस करने लग जाता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। यानी ये महान जो स्थिति बोलते हैं वो है महान स्थिति है। जिस प्रकार एक हम उदाहरण मनोविज्ञान में दे रखा भी है गाइडों में कि एक लड़का होता है, एक लड़का होता है, उसको भूख लगी हुई होती है। अब ये है उसकी वर्तमान स्थिति, भाई उसको भूख लगी हुई है। अब भूख लगी हुई है और वो देख रहा है कि एक फल की दुकान है सामने, उस पे फल टंगे हुए हैं। अब वो उसके मन में, ये तो एक वो चेतन मन की बात हो रही, ये चेतन मन है। ये अब उसको ये लग रहा है कि यार भूख तो लगी हुई है, पैसे मेरे पास में है नहीं। अब ये तो वर्तमान स्थिति उसके साथ में घट रही है। अब उसके दिमाग में आता है कि यार भूख लगी हुई है, सामने फल टके हुए, वहां से चोरी कर लेता हूं। ठीक है, तो ये चोरी करने का उसके अंदर विचार आया। तो अब वो है ना, चोरी करने का जो विचार आया तो वो सोच रहा है यार चोरी करेंगे तो हो सकता है कि दुकानदार को पता चल जाए, फिर हमारे को पकड़ ले, उसके बाद में वो पता पुलिस वाले को सौंप दे। तो ये विचार जब आते हैं तो वो अर्धचेतन की स्थिति में जा रहा है, आधे उसको चोरी नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऐसा होता है। चेतन मन में तो क्या था कि वो वर्तमान स्थिति थी उसकी, तो चेतन मन में वो वर्तमान में था और उसके अंदर वो भूख लगी हुई एक सामान्य सी स्थिति। अब वो अर्धचेतन में चला गया, यार चोरी करूं या नहीं करूं, ये जो उचित अनुचित का जो भाव उसके अंदर आया, ये अर्धचेतन में। और फिर अचेतन में जब जाता है, ठीक है, तो उसको फिर ऐसा लगता है कि जो होगा देखा जाएगा, चोरी कर लेना चाहिए। और कई बार उसके मन में ये भी आता है कि नैतिकता की भावना से हम सोचे तो वो सोचता है कि चोरी करना पाप है,
ठीक है, वो सुपर ईगो की बात करें, यानी इदम ईगो और सुपर ईगो होता है, तो वो सुपर ईगो की जो बात करें उसमें वो नैतिकता की जो भावना आता है, एक सामाजिक भावना, ये चोरी करना वो समाज में अच्छा नहीं है, तो वो चोरी नहीं कर पाता। तो ये जो अलग अलग जो हमारे अंदर विचार पैदा होते हैं, तो उसी प्रकार ये मन के जो अलग अलग भाग है, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। अब जो परा में इसमें बताया, इसमें व्यक्ति ये महसूस करने लग जाता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। तो उचित और अनुचित की जो पीछे हमने जो अर्धचेतन में पढ़ा, उसमें क्या था, उसके अंदर था उचित और अनुचित के बीच में तालमेल बैठाने का काम करता है कि हमारे को कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए, कौन सा काम गलत है, कौन सा काम सही है, इसके अंदर जो तालमेल बैठाने का काम करता है वो अर्धचेतन। और जो परा जो आगे वाला है, ये क्या है, उचित और अनुचित क्या है, एम के सम्मान पर भी आंशिक रूप से चेतन, अर्धचेतन एवं अचेतन है। कहने का मतलब जो हमने पीछे अर्धचेतन वाला जो पढ़ा, उसके अंदर जो घट रही थी वो की वही सेम घटनाएं इसमें भी तीनों कंडीशनें लागू होती है। आगे थे, इसका संबंध आदर्शवादी सिद्धांत से है, अर्थात ये नैतिकता पर आधारित होता है। नैतिकता मतलब चोरी करना पाप है, ये विचार है वो इसके अंदर आते हैं। इसका संबंध चेतन मन से होता है, इसका संबंध चेतन मन से होता है। ये इद और अहम पर नियंत्रण करने का कार्य करता है। इदम हमने उपा और इदम, उपा और इद जो प्रथम जो पढ़ा वो, और अहम, अहम जो हमने पढ़ा जो ईगो, तो ये दोनों है उस पर नियंत्रण करने का कार्य करता है। कहने का मतलब जो भी गलत काम हो रहे हैं, जो हमारे अंदर बुरे विचार आ रहे, तो उन विचारों पर नियंत्रण करने का काम जो समाज उसको मान्य नहीं करता है, वो सारे जो काम है उस पर नियंत्रण करने का काम है, ये हमारा करता है। इसका संबंध किशोरावस्था से होता है। तो कहने का मतलब हमने उपाय ये पहले वाला पढ़ा, इसका संबंध है वो हमारा क्या था, शेषवावस्था से था। फिर वो अहम और ईगो पढ़ा, इसका संबंध हमारा बाल्यावस्था से था। और जो वर्तमान में हम पढ़ रहे हैं इसका संबंध है वो किशोरावस्था से है। तो तीनों को हमने अच्छे से पढ़ लिया, और इसको अच्छे से आपको, क्योंकि ये नाम कंफ्यूजन करते हैं एग्जाम में, फिर आप अच्छे से इसको समझ नहीं पाते। बाकी साधारण सी भाषा में तो यही है, नॉर्मल सी जो बातें थी। अब इसको आपको अच्छे से समझना, जैसे उपा और ईद के बारे में पढ़ा, इसका जो हमारे अचेतन मन से था और इसका जो वर्तमान की स्थिति है चेतन मन से संबंध रखता है। तो इनको आपको अच्छे से दिमाग में सेट करना, अच्छे से बार बार इसको अध्ययन करके पढ़ लेना। एग्जाम ऐसे जो उपा, ईद, अहम, ईगो ये नाम आते हैं तो आप कंफ्यूजन हो जाते हो, समझ ही नहीं पाते हो कि इसमें क्या होगा। बाकी बातें नॉर्मल सी होती है, थोड़ा सा सिर्फ ये जो शब्द है ये शब्द आपके दिमाग में सेट हो जाए ना, तो फिर कोई ज्यादा मुश्किल चीज बातें है नहीं। आगे देखो, आगे व्यक्तित्व विकास। सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व विकास को मनोलैंगिक विकास की संज्ञा दी है और इसकी 5 अवस्थाएं बताई। 5 अवस्थाएं कौन कौन सी बताई वो भी हम देख लेते हैं। पहली बताई मुखावस्था, मुखधन अवस्था। ये मनोलैंगिक विकास की प्रथम अवस्था है। क्रम से देखना है इनको, जो जन्म से लेकर लगभग 1 साल की आयु तक होती है, यानी जन्म से लेकर 1 वर्ष तक है, वो मुखावस्था मानी जाती है। इसमें बालक मुंह के माध्यम से वह कामुक क्रियाएं करता है। जिस प्रकार जो बालक होता है छोटा, तो उसके अंदर ये सिगमंड फ्राइड है, इसका मानना है कि सभी अवस्थाओं के अंदर जो व्यक्ति पैदा होता है, पैदा होने से लेकर मृत्यु तक की अवस्था तक सभी अवस्थाओं में काम भावना उसके अंदर मौजूद होती है, यानी वो कामुक होता है, कामुक होता है। अब वो जो कामुकता है, अब ये कह रहा है कि जो मुखावस्था है, जब वो जन्म से लेकर 1 वर्ष का होता है, तो उस टाइम वो क्या करता है कि मुख से ये कामुक क्रियाएं करता है। जिस प्रकार होठों को वो चबा रहा है, किसी चीज को चूस रहा है, तो ये जो क्रियाएं सारी कर रहा है ये कामुक अवस्था में उसने काउंट किए सिगमंड फ्राइड ने। बुद्धावस्था, व्यक्तित्व विकास की ये दूसरी अवस्था है। मुख्य अवस्था, बुद्धि अवस्था। ये फिर जैसे मान लिया जन्म से लेकर 1 वर्ष तक मुख्य अवस्था थी, फिर आगे 2 वर्ष से लेकर 3 साल के बीच की अवस्था मानी जाती है। इस उम्र में बच्चा मलमूत्र त्याग कर कामुक क्रियाओं का आनंद उठाता है। जब वो मलमूत्र त्यागता है, उस मलमूत्र त्यागने में उसको आनंद की अनुभूति होती है और ये वो कामुक क्रियाएं उसकी वो पूर्ति करता है। 3 नंबर है लिंग प्रधान अवस्था। ये व्यक्तित्व विकास की तीसरी अवस्था है। मुख्य अवस्था, बुद्धि अवस्था और लिंगी अवस्था बोलते हैं इसको, ठीक है।
ये 4 से 5 साल तक है। तो जन्म से लेकर 1 वर्ष हो गया, ठीक है। पहली जो जन्म से 1 वर्ष हो गया, फिर हमारा 2 से 3 वर्ष हो गया, फिर ये हमारा 4 से 5 वर्ष हो गया। क्रम से इसको अच्छे से याद रखना। इसमें कामुकता का क्षेत्र जननेंद्रियां होती है, जो जननेंद्रियां होती है हमारी, वो कामुकता का इसका मुख्य क्षेत्र होता है। अब आता है अव्यक्तावस्था, जो अव्यक्त यानी व्यक्त ना हो। ये व्यक्तित्व विकास की चौथी अवस्था मानी जाती है। इनका भी आपको क्रम से याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मुख्य अवस्था हो गई, बुद्धि अवस्था हो गई, ठीक है, लिंगी अवस्था हो गई और अव्यक्ता अवस्था हो गई। आगे देखते हैं। ये अवस्था 6 से 7 साल की उम्र से प्रारंभ होती है, क्योंकि 5 साल तो पिछली वाली हो गई, तो 6 से 7 साल की उम्र से प्रारंभ होती है और 12 वर्ष की आयु तक मानी जाती है, जो अव्यक्त अवस्था कहलाती है। धन व्यक्त धन अवस्था। अब आती है जननेंद्रिय अवस्था। ये 13 वर्ष से प्रारंभ होकर निरंतर चलती है, जो जन्म 13 वर्ष से लेकर जो मृत्यु तक है, ये निरंतर चलती रहती है। मनोलैंगिक विकास के इस चरण में किशोरावस्था एवं प्रौढ़ावस्था या वयस्कावस्था दोनों को ही शामिल किया जाता है। यानी इसमें किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, जो आगे 13 वर्ष से जो ऊपर की सारी अवस्थाएं वो इसी में शामिल की गई है। किंतु जब व्यक्ति किशोरावस्था से वयस्कावस्था में प्रवेश करता है, किशोर से वो वयस्क बनता है, तो उसमें विषम लिंगी कामुकता प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। यानी ये कह रहा है कि जब बच्चा छोटा रहता है, जैसे 13 वर्ष से बात करें तो उससे जो छोटा रहता है, और किशोर अवस्था में जो होता है, किशोरा का मतलब हो गया 13 से 18 के बीच में लगभग मानी है, तो यहां तक जो है, तो उसमें ये होती है कि वो जो समलिंगी लड़कियां लड़कियों से दोस्ती करना पसंद करती है और लड़के लड़कों से दोस्ती करना पसंद करते हैं। परंतु ये कह रहा है कि इससे जब आगे वयस्क अवस्था में जो वयस्क हो जाता है वो, तो वयस्क जैसे मान लिया हमने लड़कियों की 18 वर्ष उम्र मान रखी है और लड़कों की 21 वर्ष है जो शादी की उम्र मान रखी है, तो ये वयस्क अवस्था में 18 से फिर आगे बढ़ने लगते हैं। तो फिर क्या होता है कि ये विषम लिंगी के प्रति जो लड़कियां वो लड़कों के प्रति आकर्षित होने लगती है और जो लड़के वो लड़कियों के प्रति आकर्षित होने लगते हैं। तो ये विषम लिंगी जो प्रवृत्ति है वो बढ़ने लगती है। किशोरावस्था तक तो क्या 13 से 18 वर्ष के बीच की जो अवस्था, वहां तक तो ये समलिंगी है, आपस में दोस्ती करना पसंद करते हैं। फिर ये आगे जो बढ़ते हैं तो उसमें विषम लिंग की कामुकता वो बढ़ने लगती है। अब हम बात करें तो महत्वपूर्ण कुछ बिंदु है जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसको हम देख लेते हैं। ओडिपस जो ग्रंथि है, ये मां के प्रति लड़कों का प्रेम है। यानी जो लड़के वो ज्यादा मां से प्यार करते, लड़के हैं वो ज्यादा मां से प्यार करते, तो इसका कारण है ओडिपस ग्रंथि। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, दिमाग में अच्छे से सेट रखना। और जो इलेक्ट्रा ग्रंथि है उसमें क्या पिता के प्रति लड़कियों का प्रेम, लड़कियां वो ज्यादा पिता से प्रेम करती है, तो वो ओडिपस इलेक्ट्रा ग्रंथि उसके कारण होता है। तो ओडिपस ग्रंथि है वो लड़कों से संबंधित है और इलेक्ट्रा ग्रंथि वो लड़कियों से संबंधित है। एडलर का व्यक्तित्व सिद्धांत नवमनी विश्लेषणात्मक उपागम पर आधारित है, ठीक है। जो एडलर ने जो सिद्धांत दिया था वो नवमनी विश्लेषणात्मक जो उपागम है उस पर आधारित है। एडलर के व्यक्तित्व सिद्धांत का नाम व्यक्तित्व मनोविज्ञान का सिद्धांत है, जो अपने ऊपर भी देख लिया है। कार्ल यूंग का जन्म 26 जुलाई 1875 को हुआ था और इनकी जो मृत्यु वो 6 जून 1961 को हुई थी। तो ये 2 पॉइंट है, ये आप दिमाग में रख लीजिए। यूंग स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक तथा मनोचिकित्सक थे, यानी ये मनोवैज्ञानिक भी थे और चिकित्सक भी थे। कहां पर? स्विट्जरलैंड में। यूंग ने वैश्लेषिक मनोविज्ञान की नींव रखी, यानी इसका जो सिद्धांत का नाम था वो वैश्लेषिक मनोविज्ञान था। फ्राइड के बाद मनोविश्लेषण संप्रदाय के कार्य को सबसे अधिक यूंग ने ही आगे बढ़ाया। यानी जो फ्राइड है उस फ्राइड के शिष्य थे एडलर और यूंग दोनों। तो फ्राइड के बाद में जो मनोविश्लेषणवाद को आगे बढ़ाने का जो काम किया वो यूंग ने किया है। यूंग 1907 ईस्वी में फ्राइड से संपर्क में आए और 1912 में ये फ्राइड से अलग हो गए। इन 1907 में ये संपर्क में आए और 1912 में उनसे ये अलग हो गए। अलग होकर इन्होंने अपना एक अलग सिद्धांत दिया था। पहले ये सभी तीनों एडलर, यूंग और फ्राइड तीनों ही मनोविश्लेषणवाद के माने जाते थे। बाद में इन दोनों ने, एडलर ने और यूंग ने, अलग सिद्धांत प्रतिपादित किया। फ्राइड से अलग होने का कारण यह था कि फ्राइड हर क्षेत्र में काम या लिबिडो पर अधिक बल देता है। यानी इनका मानना था
कि हर क्षेत्र में काम या लिबिडो है वो महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु फ्राइड है वो सभी में उसको महत्वपूर्ण देता था। तो ज्यादा उसको वरीयता देने के कारण काम प्रवृत्ति को इन्होंने उनसे जो अलग होने का विचार किया कि भाई ये दोनों है उनसे अलग हो गए। तो अब देखिए जो मनोविश्लेषणवाद है इतना बड़ा टॉपिक हमारी हिंदी की दृष्टि से नहीं है। एक या दो क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन मान ले पूछे तो, बाकी जरूरी नहीं है कि इनसे संबंधित पूछे। बाकी ये मनोविज्ञान की दृष्टि से हमारे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो मैंने विस्तार से बताने की कोशिश की है कि आपकी मनोविज्ञान की दृष्टि पे इतना अगर आप देख ले तो मनोविश्लेषणवाद का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो ये आपके मनोविज्ञान की दृष्टि से भी काउंट हो गया है और हमारे हिंदी की दृष्टि से भी अच्छे से हमने कवर कर लिया है। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।